तो आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा जो आपका एस्टेट हुआ था 2020 में, उसमें जो पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके सॉल्यूशंस को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ ये आज की जो क्लास रहेगी इसके बाद में आपको एक अप्रोच पता चलेगी कि आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको डील करना चाहिए। आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन जो थे वो बहुत हार्ड नहीं थे, बस थोड़ा सा आपको अपने थियोरेटिकल पोर्शन और थोड़े से न्यूमेरिकल के लिए आपके फॉर्मूला का याद होना जरूरी था। अगर इतना भी आप लोगों को था तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पा रहे थे। देखते हैं इसको डील करते हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डील करना चाहूँगा। जो मेरे पास में सेट है उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 91 है ये। इसमें पूछा गया हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि सीधा सीधा ये एटम और न्यूक्लियस से पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में हम अगर मैं इसको डील करूं तो आपने यहाँ पर कह रहा है कि ये मेरे पास में जो एटम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर है और यहाँ पर उसने एब्जॉर्ब करी है कितनी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। देन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है। और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये 10.2 एनर्जी यहाँ पर गेन कर कर कौन से सेल के अंदर में जाएगा, यानी कौन से ऑर्बिट के अंदर में जाएगा, अगर इतना मुझे पता लग जाता है, एन की वैल्यू मुझे पता लग जाती है कि कौन से ऑर्बिट के अंदर में यहाँ से जंप करके गया है, तो मैं इजीली इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना चेंज होगा वो मैं यहाँ पर निकाल पाऊंगा। बस इतनी सी अगर इतनी समझ आप लोगों को इस क्वेश्चन को डील करने के लिए तो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखो आप लोगों को पता है कि जब भी ग्राउंड स्टेट के अंदर में होता है तो उसका एनर्जी लेवल जो होता है वो होता है -13.6। बहुत अच्छे से आपको जानकारी होगी क्योंकि इसका जो बेसिक फॉर्मूला डिवाइड बाई एन स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट यानी कि मैं फर्स्ट सेल की उसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं एनथ की बात करूं तो एनथ के लिए आप लोग कैसे निकालते हैं, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप यूज करते हैं किसी भी ऑर्बिटल की आपको एनर्जी निकालनी हो तो। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये इसका ऑर्बिट के अंदर में यहां पर जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी -13.6 इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है 10.6, यानी कि एक्साइट कर कर यहां पर चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा होगा, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में पहुंचा होगा, तो उसकी एनर्जी कितनी रही होगी। बिल्कुल सही कहा होगा आपने कि ये इसके अंदर में ऐड ऑन कर देंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि ई एक्साइटेड यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर में जाने के बाद में उसके पास में एनर्जी बचती है 10.2 उसने एब्जॉर्ब करी है और पहले उसके पास में कितनी थी, -13.6 थी। तो ये ओवरऑल उसका रिजल्ट मेरे पास में आएगा दैट विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में आ गया है। यानी कि जिस सेल के अंदर में अभी जंप करके गया है वो उसकी एनर्जी -3.4 आपके पास में रहने वाली है। अच्छा जी, अब हमें ये जानकारी है कि अगर मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो n की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर सेल का एनर्जी पता लग गया, यानी कि -3.4 मुझे उसका एनर्जी पता लग गया इस nth सेल का, और यहां पर -13.6 है डिवाइड बाई एन स्क्वायर है। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा एन स्क्वायर का दैट विल बी इक्वल टू 4 आएगा मेरे पास में। जब इसको सोल्व आउट करेंगे 3.4 को आप काटेंगे तो ये मेरे पास में 4 के लगभग निकल जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मेरे पास में 4 आ जाएगी। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, यानी कि आपको ये पता लग गया है कि जो इलेक्ट्रॉन था मेरे पास में इस ग्राउंड स्टेट से जंप करके कौन से के अंदर में चला गया, दूसरी सेल के अंदर में चला गया या फिर कहीं दूसरे ऑर्बिट के अंदर में चला गया। तो एन की वैल्यू पता लग गई है तो हमें पता है कि जो भी मेरे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कि एल होता है उसका फॉर्मूला होता है एन एच कट, यानी कि आपके पास में ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फॉर्मूला है एन एच कट के, हम इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास में मुझे पता लग गया कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर में इसका जो एंगुलर मोमेंटम था उसको हमने मान लिया L1 है और जब ये एक्साइट करके गया है तो हमने यहाँ पर मान लिया L2 है। ओके, अब यहाँ पर इसकी हम बात करें तो L1 माइनस अगर मैं कर दूं L2 माइनस L1 कर दूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर दिया जाए, ये मैं इसको कर दिया। चलो अब यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि L2 की वैल्यू माइनस में L1 दैट विल बी इक्वल टू कौन सा सेल है मेरे पास में n की वैल्यू, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है L का कितना होता है n एच कट होता है। तो यहां पर 2 - 1 क्योंकि ऑर्बिट मेरे पास में 2 में चला गया है, कौन से फर्स्ट से, तो ये आ गया और इसके साथ में एच कट हो गया। अब आपको यहां पर मिलेगा कितना चेंज आया इसके अंदर में एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज एच कट, और एच कैट की वैल्यू की हमारे पास में कितनी होती है दैट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। तो यही मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर में ऑप्शन देखो कौन सा था, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक लेवल का इसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। इतना तो किसी भी एग्जाम मतलब बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि हमने IIT JEE के जितने भी बच्चों को प्रिपेयर किया है या फिर नेट के बच्चों को जितना भी प्रिपेयर किया है, इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछा गया, बिल्कुल बेसिक लेवल।
अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपका क्लियर था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ में आपकी थ्योरी भी पता चल रही होगी कि आपको एक फॉर्मूले भी याद करने कितने जरूरी हो जाते हैं, कि अगर मुझे ये नहीं पता होता कि मेरा जंप करके किस सेल के अंदर में गया है तो उसका एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे निकाल पाता। तो वही डील यहाँ पर हमने किया, बस एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता था और आपने इजीली उसका आंसर भी यहाँ पर निकाल लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ में अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास में सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 92 है। अब 92 में कैसे हम डील करेंगे इस क्वेश्चन को। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू एक मिनट इसका, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि मेरे पास में जो पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वॉल्स एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 60 क्वेश्चन आए तो 60 के 60 आपको अपने एग्जाम के अंदर में क्रैक करने हैं या फिर सोल्व करने। आप उतने सोल्व कीजिएगा जितना आपको अच्छे से आते हैं। बाद में हम सेकंड राउंड के अंदर में जो भी होता है उन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को इजीली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो आपकी स्टेटमेंट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या अप्रोच करनी है। देखिए एग्जाम के अंदर में होता क्या है कि हम स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, उसको इजीली डील करते चलो। अब इसमें कहा है कि पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल, यानी कि कोई एक इनफाइनाइट पोटेंशियल का वेल है और उसके अंदर में जो मेरे पास में ये गिवन है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसकी वॉल है मेरे पास में -a से लेकर और ये +a मेरे पास में दी रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ गया, इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मेरे पास में दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास में दे दी गई है। एंड कोरस्पोंड आइगन फंक्शन इज सोन इन द फिगर, ये उसका आइगन फंक्शन दिया गया। जब हमने इसके थ्योरी पार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या मेरे पास में आइगन वैल्यूज होती हैं और क्या मेरे पास में आइगन फंक्शंस होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछ रहा है कि लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी पूछा है इस पार्टिकल की क्या रहेगी। अब इसमें यह कहा है कि मेरे पास में जो फंक्शन है यानी कि जो पार्टिकल है वो -a से और +a इस फंक्शन के दौरान यानी कि इसकी आइगन वैल्यूज हैं, इसके अंदर में कोरस्पोंडिंग मेरे पास में जो दी गई है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दी गई है। ओके, अब पूछा है कि मेरे पास में लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या रहेगी। तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी निकालने के लिए पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेल के अंदर में मेरे पास में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। तो एनर्जी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देते हैं, E = n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml²। मैंने कहा था ना कि आपको मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए और फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप लोग को याद होने चाहिए। ये कब डिफाइन है मेरे पास में, जब हम बात करते हैं जब मेरे पास में इनफाइनाइट का कोई पोटेंशियल वेल होता है। ओके, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्योंकि मेरे पास में कितनी हम यूज करेंगे, 1 यहाँ पर यूज करेंगे। तो E1 क्योंकि पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इसका जो एनर्जी लेवल होगा अगर मैं 1 के लिए निकाल लूँ तो मैं आगे की कैलकुलेशन इजिली कर पाऊंगा E1 की टर्म्स के अंदर में। तो n की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट करेंगे, दैट इज π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml²। ये मेरे पास में आ गया है। ओके, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि कोई भी मेरे पास में En लेवल पर है, En लेवल पर है तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखो कि इतना पोर्शन है जो मेरे पास में, इतना जो पोर्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E1 लिख सकता हूं क्योंकि मुझे अपनी सारी कैलकुलेशन E1 की फॉर्म में लिखनी है, यानी कि जो उसकी ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर में मेरे को रिप्रेजेंट करना है। तो En की वैल्यू मेरे पास में मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू n² E1। ये हो गया भाई, n² मेरे पास में है और इतना पोर्शन जो आपके पास में इसको आपने E1 के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि जब मैंने n की वैल्यू को इसके अंदर में 1 पुट किया देन आई विल गेट दिस π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml²। h कट की वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड करी है 1.05 × 10⁻⁻³ जूल सेकंड होती है। ओके, अब दूसरा मेरे पास में दे रखा है कि जो इसका एनर्जी आइगन वैल्यू होगा वो इसके अंदर में E2 की बात करेगा। तो E2 का लेवल इसके अंदर में एनर्जी लेवल है, दैट इज इक्वल टू मेरे पास में आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर दे दिया गया है। अब हम मुझे निकालना क्या है, E1 निकालना है। तो E1 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, E1 दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर आप लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज En डिवाइडेड बाई n²। इस फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये मेरे पास में वैल्यू E2 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो मेरे पास में E1 मेरे पास में आ जाएगा, En की वैल्यू मेरे पास में आ गई है, सॉरी जो मेरे पास में गिवन था यानी कि जो Enth सेल था यानी कि जो आइगन वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग थी वो मेरे पास में वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा E1 दैट विल बी इक्वल टू En की वैल्यू मेरे पास में 4 और n कितना आ गया मेरे पास में, n मुझे अगर सेकंड सेल की बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पर मेरे पास में क्या 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास में इसका आंसर आ जाता है।
तो ये ई एन जो था इसकी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका पोटेंशियल था या एनर्जी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ई एन मैंने यहाँ पर लिखा था इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ई एन का मतलब था कि हम उसके आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं, आइगन वैल्यू की कितनी उस पर्टिकुलर आइगन वेक्टर के लिए कितनी इसकी एनर्जी रहेगी, उस फंक्शन के लिए कितनी एनर्जी रहेगी। क्योंकि इसने बोला है कि मेरा जो पोटेंशियल है वो इसी के अंदर में, यानी कि जो आइगन वैल्यूज है इसी के अंदर में कन्फाइंड है। तो कन्फाइंड होने की वजह से मुझे इस फॉर्मूले को E1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। E1 की वैल्यू मेरे पास में यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई मेरे पास में कितना उसका एनर्जी आएगा। E1 ही ऐसा लेवल होगा जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी। E1 को ही मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे लोवेस्ट एनर्जी मेरे पास में E1 जो सेल होगी उसी की रहने वाली है, इसलिए यहाँ पर इसको यूज किया गया। En की वैल्यू मेरे पास में 4 आ गई है और n यानी कि सेकंड मेरे पास में जो हमने फाइंड आउट किया था सेकंड वाले लेवल की, तो मेरे पास में 2 स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाई जब हम इसको करते हैं तो मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसके अंदर में। अब अगला क्वेश्चन 93 नंबर जो है मेरे पास में, इसके अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बायोंट फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर में कह रहा है कि सुपर टैंकर है फिल्ड विद ऑयल हैज ए टोटल मास, इतना मास दिया गया है, उस टैंकर का मेरे पास में मास इतना दिया गया है 10.2 इंटू 10⁸ kg। इफ द डायमेंशन ऑफ द शिप आर सेम एज दोज ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कह रहा है कि जो डायमेंशन है मेरे पास में शिप के वो सेम है जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के होंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि कुछ इस तरह का बना है मेरे पास में, जिसकी लेंथ इसने दी है मेरे पास में 250 मीटर है और वाइड इसने यानी कि इतनी, इसको मैं अभी रेक्टेंगल को पूरा कर देता हूँ, ये मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर बन गया है। इसकी ये विड्थ जो दी गई है दैट इज 80 मीटर और इसकी जो हाइट दी गई है यानी कि ऊंचाई जो दी गई है वो भी मेरे पास में 80 मीटर दी गई है। डिटरमाइन हाउ फार द बॉटम ऑफ द शिप इज बिलो सी लेवल, ये कह रहा है कि हमने इस पानी के अंदर में जब ये जहाज चल रहा है तो बताओ कि कितना नीचे ये सी लेवल से है। भाई जब इसके अंदर में आपने सी के अंदर में जा रहा है तो कुछ तो पानी के अंदर में डूबा होगा। हमने मान लिया कि ये पानी इसके ऊपर में h हाइट तक है। अब हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जितना पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा वही हमारे शिप का जो इसके अंदर में इंटरनली जितना गया हुआ है उसका क्या रहेगा, वहाँ पर उसका वेट रहेगा या फिर मास रहेगा, जितना यहाँ पर मेरे पास में डिस्प्लेस हुआ है। तो देखते हैं अब इसका कैसे हमें h की फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। तो हमें पता है कि जितना मेरे पास में बायोंट फोर्स लगेगा, एक छोटा सा इसके अंदर में आपको पता होना चाहिए था कि बायोंट फोर्स दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द शिप, यानी कि जितना वेट उसके नीचे गया हुआ है उसके बराबर में रहने वाले जो इसके ऊपर में फोर्स लगेगी। ओके, अब मैं बायोंट फोर्स की बात करता हूं तो यहां पर बायोंट फोर्स कितना लगा रहा होगा भाई, जो रो ऑफ द सी है मेरे पास में और इंटू में कितना मेरे पास में वाटर को हमने डिस्प्लेसमेंट किया और साथ ही इसकी ग्रेविटी जो भी मेरे पास में गिवन है, और जो शिप है यानी कि जो टोटल मेरे पास में मास आया है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी यहाँ पर रहने वाला है। भाई जितना उसके ऊपर में फोर्स लगेगा तभी तो बैलेंस है, जितना मेरे पास में वेट ऑफ द शिप है उतनी मेरे पास में बॉयंट फोर्स होगी, तभी तो उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास जी से जी कट गया। अब बात करें कि जो मेरे पास में वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर डिस्प्लेसमेंट यानी कि वॉल्यूम डिस्प्लेस मेरे पास में यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, m डिवाइडेड बाई रो ऑफ द सी। भाई जो उसकी डेंसिटी है जो मेरे पास में सी वाटर है उसकी क्या डेंसिटी है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये पता हो कि जितना बॉक्स है मेरे पास में, यानी कि इसने कहा कि जितनी दूर इसके अंदर में डूबा हुआ है, अगर मैं वही फाइंड आउट कर लूँ तो वहाँ से वॉल्यूम डिस्प्लेस का मेरे पास में निकल जाएगा, क्योंकि हमें बॉयंट फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि जितना मेरे पास में डूबा होगा उतना ही वाटर को वहाँ से क्या किया होगा, उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि वी डिस्प्लेसमेंट कितना उसने डिस्प्लेस किया है दैट विल बी इक्वल टू विड्थ। भाई ये इसका तो पूरा जो भी मेरे पास में विड्थ होगी वो डूबी होगी, और ये कितनी लेंथ का, ये एल लेंथ का मेरे पास में डूबा होगा, और कितनी हाइट तक, हाइट हमने माना कि इतना ही उसके अंदर में डूबा है, ये हमने मान लिया एच इसकी हाइट तक ये डूब गया है। ओके, तो ये मेरे पास में आ गया टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास में इसके फॉर्मूले से आ गया बॉयंट फोर्स को कंपेयर किया तब मेरे पास में ये आ गया। अब दोनों ही मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ और ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया इसको, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल इंटू में एच, और यहाँ पर मेरे पास में आ गया m इंटू में रो सी यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर में जितने भी वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, वेट आपको गिवन है 10.2 यहाँ पर गिवन है, आपको मास आपको गिवन है जहाज का, और ये विड्थ आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, h आपको फाइंड आउट करनी है, रो ऑफ द सी यहाँ पर गिवन है ये रहा 1020। जब ये सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखना आपका आंसर जो आएगा वो 50 आ जाएगा, यानी कि 50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से आंसर देंगे कि भाई मेरा जो जहाज है यानी कि कितना पानी के नीचे में डूब गया है, दैट इज 50 मीटर पानी के नीचे वो डूब गया है। आई होप आप लोगों को 93 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही
बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में हम देखेंगे कि क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन है और कैसे हम इसके टाइम पीरियड को और उनके एम्पलीट्यूड को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेटाज का यूज करते हुए। देखो अब यहाँ पर क्या है कि द मोशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो हमारे पास में डैम्प ऑसिलेटर है उसको इस इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया। हमें कोई इससे को फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन अब जो शुरू होता है इससे हमें सिर्फ एक ये चीज आइडिया लगता है कि हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हमें सारी कैलकुलेशन इसके अंदर में करनी पड़ेंगी और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें यूज करना होगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा उसको मैं अभी समझाने वाला हूं। आपने अगर मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है तो इसका एक सॉल्यूशन निकल के आता है इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसके बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। मास मेरे पास में 250 ग्राम है, तो हमारी कैलकुलेशन क्योंकि हमें सारी एसआई सिस्टम के अंदर में करनी होती है तो सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर में, किलोग्राम के अंदर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 250 डिवाइड बाई 1000 मैंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब ये के की वैल्यू मेरे पास में दी गई है, जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऑसिलेशंस के अंदर में हम यूज करते हैं, जो डैम्प्ड ऑसिलेटर के अंदर में हम यूज करते हैं, तो ये मेरे पास में फैक्टर हम इसका यूज करते हैं और इसकी वैल्यू मेरे पास में दी गई है 85 न्यूटन पर मीटर दी गई है। और बी की वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट इसका निकल के आएगा, ये मेरे पास में जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू दी गई है 70 ग्राम पर सेकंड दी गई है। और क्योंकि मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम के अंदर में, तो मैं अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। 70 डिवाइड बाय 1000 यहाँ पर मैं इसका यूज कर लूंगा। इट टेक्स फॉर द एम्पलीट्यूड, आप पूछ रहा है द टाइम इट टेक्स फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि ये डैम्प होता होता कब ये अपने हाफ एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाएगा। समझो इस क्वेश्चन को क्या करा है कि मेरे पास में कुछ इस तरह की जो ऑसिलेशंस हैं, कुछ इस तरह से मेरे पास में ऑसिलेशन शुरू हुई है, ये मेरे पास में ऑसिलेशन शुरू हुई है और ये पूछ रहा है कि अपना जो इसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था, अगर खाली मैं इतने को यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कह रहा है कि जो इसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था उसका हाफ कब हो जाएगा। भाई मेरे पास में अगर ये इसको मैं मानूँ कि ये मेरे पास में 1 है और ये कहीं यहाँ पर जाकर इसका 0.5 हो रहा होगा, ये 0.5 हो रहा है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी है। चलो अब अपने बेसिक्स पर चलते हैं, जो हमने ऑसिलेटर के अंदर में पढ़े थे, जो हमारी ऑसिलेशंस के अंदर में पढ़े थे। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर चलते हैं। बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखनी थी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो इस सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इसका हमने डिस्क्राइब किया है तो बेसिकली इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा होगा और इसका एम्पलीट्यूड हम इस इक्वेशन से देते हैं 80, यानी इसका एम्पलीट्यूड, और ये ए नोट उसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड हो सकता है ई माइनस बी टी डिवाइड बाई 2m। इस इक्वेशन का मेरे पास में ये आंसर निकल के आता है, इसका सॉल्यूशन निकल के आता है जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या मेरे पास में रहने वाला है। ए नोट यानी कि उसका पर्टिकुलर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ई एक्सपोनेंशियल टर्म होगी क्योंकि एक्सपोनेंशियली वो क्या कर रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा। बी यहाँ पर मेरे पास में कांस्टेंट होगा, जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है मेरे पास में डी एक्स का, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का, m जो उसका मास रहेगा। बस इसके अंदर में वैल्यूज पुट करनी है और हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर कहा क्या है इसने कि उसका हाफ हो जाए, यानी कि एम्पलीट्यूड उसका क्या हो जाए भाई, हाफ हो जाए। ऐसे ही मेरे पास में आया और ये हाफ हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसका रख देता हूँ हाफ किसका, ए नोट का, जो मैक्सिमम उसका था। ये मेरे पास में ए नोट उसकी मैक्सिमम है भाई। और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई माइनस में बी टी डिवाइड बाई 2m, m की वैल्यू मेरे पास में गिवन है लेकिन अभी मैं रखूंगा नहीं, अभी इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया। दोनों साइड में मैं क्या लेता हूँ, इसका लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग लेने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा मेरे पास में, इसको आप लिख सकते हैं लॉग, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यानी कि साइड में ले आऊँगा, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ये रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, इसको वहाँ पर नीचे, ये मेरे पास में जब हम नीचे लेके आएंगे यानी कि दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में e की पावर में प्लस बी टी डिवाइड बाई 2m बन जाएगा। और ये जो नीचे वाली टर्म है ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बच गया मेरे पास में 2। अब इसका आप लॉग नेचुरल ले लो, तो यहाँ पर लॉग नेचुरल लेंगे तो मेरे पास में ln, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा भाई, ये पूरी टर्म e बी टी डिवाइडेड बाई 2m, और ये मेरे पास में 2 हो गया। ई से लॉग से मेरे पास में एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये मेरे पास में ln 2 हो जाएगा इस साइड में, लॉग नेचुरल दोनों साइड में लेंगे हम, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा बी टी डिवाइड बाई 2m दैट विल बी इक्वल टू log 2, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में log 2 की वैल्यू होती है 0.6391 होती है, ठीक। m की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। m की वैल्यू कितनी है भाई, मेरे पास में 250 ग्राम थी लेकिन मुझे उसको किलोग्राम के अंदर में यूज करना है। b की वैल्यू मेरे पास में गिवन है
टू अपने आप में कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, आप इसकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे तो टी का जो फॉर्मूला मेरे पास में बनेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यूज आप लोग पुट कर लेना, log n डिवाइड ये m हो गया और डिवाइडेड बाई b मेरे पास में आ गया। इस वैल्यूज को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.9 सेकेंड। 4.9 सेकंड के आसपास आपको आंसर मिलेगा, जो कि इस ऑप्शन के अंदर में लगभग हम इसको अप्रोक्सीमेट मान के राइट टिक कर सकते हैं 5 सेकंड। तो 5 सेकंड इसका टाइम पीरियड लगेगा उसको डैम्प होकर उसकी हाफ ऑसिलेशन तक आने के लिए। आई होप आपको 94 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे अपने क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। अब देखो कितना आसान आपका पेपर बना हुआ है। कौन कहता है पीजीटी फिजिक्स का इतना जो है हार्ड पेपर होता है? सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आता है ना, तो मैं कहता हूं कि कोई रोकने वाला नहीं है आपका पीजीटी एग्जाम, आराम से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 95 नंबर क्वेश्चन में देखता हूं 95 के अंदर में क्या गिवन है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन भाई, इससे खूबसूरत क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा। अब इसके अंदर में क्या पूछा गया है, देखो समझो। इसमें कहा गया है कि एक झूमर है भाई, जो उसका वजन है मेरे पास में 20 kg, ठीक है। ये झूमर है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ 4 वर्टिकल स्टील। देखा होगा ना किसी घर के अंदर में चले जाते हो, झूमर लटका होता है और उसके 4 ऐसे तार बांध रखे, एक तार, 2 तार, तीसरा ये बांध रखा है और चौथा यहाँ पर बांध रखा है। अच्छा जी, ये लटका हुआ है भाई, आप जैसे किसी घर के अंदर में एंटर किए और इसको हमने सीलिंग के साथ में अटैच कर दिया। सीलिंग के साथ में अटैच कर दिया तो कंफर्म है कि इसके अंदर में टेंशन डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि भाई इसका जो वजन है, जो इसका झूमर का वजन है वो नीचे की तरफ में लग रहा होगा। और कितना लग रहा होगा आपको जानकारी है, mg लग रहा होगा। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है समझो इसको बाई 4 वर्टिकल स्टील वायर्स, और जब ये लटका हुआ है तो इसके अंदर में टेंशन भी डेवलप हो रही है। हर वायर के अंदर में टेंशन डेवलप हो रही होगी, क्योंकि पैरेलल में है सारे, तो सभी के अंदर में टी टेंशन, टी और टी, ये इसके अंदर में टेंशन डेवलप हो रही होगी। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जो कि इस वेट को mg को बैलेंस करी होगी। तो थोड़ा सा कंक्लूड मैं यहाँ पर करूँ तो आप ये लिख सकते हैं कि 4t यानी कि इतनी टेंशन है जो कि इनको बैलेंस कर रही है, किसको, mg को। भाई ऐसे लटका रखा आप लोगों ने, तो जितना वजन नीचे की तरफ में है उतना ऊपर की तरफ खींचने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन खींच रहा है उसको, यहाँ पर 4 लोग खींच रहे हैं, तो इन चारों की फोर्स और इसका लगने वाला वेट वो दोनों बराबर है। तो यहां से आपको टेंशन पता लगी कि एक वायर के अंदर में कितना टेंशन लग रहा होगा। तो ये mg डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास में हो गया। बस सिंपल सी इतनी कहानी थी। टेंशन का मतलब उसके अंदर में फोर्स कितनी लग रही होगी, हम उसको रिप्लेस कर देंगे फोर्स को टेंशन से। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि ईच वायर हैज ए अनलोडेड लेंथ, यानी कि जो मेरे पास में जब हमने लोड नहीं किया उसको, तो उसकी जो पर्टिकुलर वायर जो मेरे पास में ये वायर जो उसने लगाए हुए हैं, इनकी कुछ स्टैंडर्ड दिए गए कि 1 मीटर उनका डायमीटर है, 1 मीटर मेरे पास में उसका डायमीटर दिया गया है, सॉरी 1 मीटर लेंथ है और 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर उसका डायमीटर दिया गया। एंड ईच बियर्स एन इक्वल लोड व्हेन द कैंडिलियर इज हैंग, जब उसको कैंडिलियर को हमने लटका दिया यानी झूमर को लटका दिया, द स्ट्रेच इन द ईच वायर इज अप्रोक्सीमेटली। ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके इलास्टिसिटी से लेकर यंग मॉडुलस वगैरह से यूज करते हुए हम इसके अंदर में पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि जब हमने उसको कर दिया तो स्ट्रेच इन द ईच वायर यानी कि उसकी कितनी लेंथ के अंदर में चेंज आया। भाई क्या पढ़ते हो आप लोग कि एक वायर है, वायर के जब आपने इसको नीचे कुछ लटका दिया गया है तो आप इसका देखते हैं क्या यंग मॉडुलस की कितनी इसकी लेंथ के अंदर में चेंज आया, यानी कि इसके लेंथ के अंदर में डेल एल मेरे पास में चेंज आया है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि यंग मॉडुलस मेरे पास में यूज किया जाता है, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और यहां पर हम इसका यूज करते हैं डेल एल डिवाइड बाई एल, यानी कि कितना उसके ऊपर में फोर्स लगा, कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितनी उसकी लेंथ के अंदर में चेंज आया है और कितना उसकी लेंथ है। तो ये हम यंग मॉडुलस के अंदर में पढ़ते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए। शियर जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर एक यंग मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो जो यंग मॉडुलस है वो हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, बल्क मॉडुलस हम वॉल्यूम वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो यंग मॉडुलस यहाँ पर गिवन है एग्जाम के अंदर में, क्वेश्चन के अंदर में, तो वाई स्टील इसने दिया हुआ है। अच्छा, अब ये मुझे निकालना है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि ये डेल एल यानी कि ये कितना चेंज आया। अब अप्रोच देखो कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर में ये चीज तो पता है कि भाई मैंने कितनी टेंशन लगाई है, यानी कि फोर्स कितनी लगी है उसके ऊपर में, तो आपको ये पता लग गया कि मेरे पास में mg/4 लग रहा है। अच्छा, एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो एरिया किसका निकालना है भाई, एरिया मुझे उस वायर का निकालना है। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता, यहां पर आपको उसका कुछ डेटा दिया गया है कि इसका जो डायमीटर है वो दिया गया है मेरे पास में 2 मिलीमीटर। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका डायमीटर 2 mm है, तो इसका रेडियस कितना आ गया भाई, ये आ गया 1 mm आ गया। अच्छा जी, अब दूसरा क्या दिया गया है, ये जो वायर लटके हुए हैं, 4 जो वायर लटके हुए हैं, इसकी लेंथ आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर आपको दिया गया है। अच्छा, क्या आप इस पर्टिकुलर का एरिया नहीं निकाल सकते,
आराम से इस वायर का एरिया निकाल लोगे भाई। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? पाई आर स्क्वायर आप लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। जब मेरे पास में रेडियस गिवन है 1 mm मेरे पास में गिवन है तो मैं इसका निकाल लूंगा। लेंथ मेरे पास में 1 mm 1 मीटर गिवन है, तो मेरे लिए अब और क्या क्या रह गया भाई इसके अंदर में। अब आप चलो इसकी फोर्स जो है उसका हम यूज करते हुए चलते हैं। तो इसके अंदर में आप रखेंगे मेरे पास में यंग मॉडुलस की जो वैल्यूज हैं उनको रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि फोर्स था, फोर्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा टेंशन से, तो टेंशन डिवाइडेड बाई मेरे पास में एरिया आ गया और यहाँ पर डेल एल डिवाइड बाई एल आ गया। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, उसका स्ट्रेच कितना हुआ, यानी कि कितना उसके डेल के अंदर में चेंज आया, यानी कि डेल एल मेरे को चाहिए। तो डेल एल को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर डेल एल कैन बी रिटन एज टेंशन डॉट एल, यानी कि टेंशन मल्टीप्लीकेशन कितनी लेंथ उसकी है, और साथ ही हम इसका यूज करें एरिया, और यहां पर हम यंग मॉडुलस स्टिल का यूज कर लेंगे। बस क्या बचा भाई, सारी कैलकुलेशन तो आपके पास में आ गई है। अब देखो टेंशन कितनी गिवन है मेरे पास में, टेंशन इज गिवन एज मास mg/4 गिवन है। लेंथ मेरे पास में कितनी गिवन है, लेंथ आप लोगों को गिवन है 1 मीटर, यहां पर आंसर इसके अंदर में गिवन है। एरिया मेरे पास में पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। जब इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, आर यहाँ पर गिवन है कितना 1 mm, इसको हम यूज कर लेंगे। और वाई स्टिल मेरे पास में क्योंकि mm के अंदर में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर में करेंगे, क्योंकि हमारी एसआई यूनिट जो होती है मीटर के अंदर में यूज करना होता है। और ये क्योंकि लेंथ भी मेरे पास में मीटर में हमने यूज की हुई है, तो ये भी हमारी कैलकुलेशन मीटर के अंदर में करनी चाहिए, तो मेरा आंसर जो है वो सही आ जाएगा। वाई स्टिल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर में कितना गिवन है भाई, दैट इज 2 × 10⁻11 मेरे पास में गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे और मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ भाई। ये कैलकुलेशन आप प्लीज अपने कैलकुलेटर से करके देख लेना घर पे, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप पूरे क्वेश्चन हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 0.08 आपके पास में आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये 0.07 के आसपास में आता है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर में जो पूछा गया था वो हमारा आंसर जो 0.08 के आसपास में आएगा, तो हमें उसको राइट टिक कर देना है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई होप। चलो अब आगे क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताएं कि क्या आप लोगों को सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ रहे हैं, क्या आपको ये पता चल रहा है कि अपना सोचने का दायरा कितना खोलना है आपको। सिर्फ मैंने कहा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखो, अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखो, न्यूमेरिकल अपने आप सोल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा फॉर्मूला जरूर याद कर लेना भाई उनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिया गया क्वेश्चन है। ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है या रोटेशनल मोशन से है, जिसको नॉर्मली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। अब इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छे से समझना है। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपको इसका आंसर समझ में आता चला जाएगा। ये कह रहा है कि ए थिन रोड ऑफ लेंथ एल, यानी कि यहाँ पर एक रोड है एल लेंथ की है, एंड मास एम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय ए पेयर ऑफ वर्टिकल स्टिंग, यानी कि इनको वर्टिकल स्टिंग से जो ए और बी पॉइंट को पकड़ के इसके अंदर में इसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है। चलो अब कह रहा है कि द स्टिंग स्पोर्टिंग एंड बी, जो यहाँ पर बी एंड को सपोर्ट कर रही है, इज देन कट, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में इस एरिया को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, इसको कट कर देंगे। तो कह रहा है कि द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द स्टिंग इज कट, यानी कि ये मेरे पास में अगर मैंने इसको कट कर दिया तो आपको ये बताना है किसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, किसका, जो मेरे पास में बी एंड है, क्योंकि भाई जब कट होगा तो ये आपको पता होगा कि ये रोड कुछ इस तरह से नीचे की तरफ में आ जाएगी। अब याद करो कि अगर ये पॉइंट मेरे पास में फिक्स है और ये रोड यहां से नीचे की तरफ में जा रही है, क्वेश्चन समझना, अप्रोच समझना क्वेश्चन की क्या करना है मेरे को, कि ये पॉइंट कट किया और पॉइंट कट करने के बाद में नीचे की साइड में जा रहा है भाई। अब नीचे की साइड में जा रहा है तो कंफर्म है कि किसी ये पॉइंट के चारों तरफ में ये क्या कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। यानी कि ये मेरे पास में फिक्स पॉइंट है ए, और ये रोड यहां पर थी। अब थोड़ी देर के बाद में जब कट करेगा तो ये कुछ इस तरह का घूमकर ऐसा बनाना चाहेगा, एक सर्कल टाइप में बनाना चाहेगा, बन नहीं पाए पूरा सर्कल, भाई अंडा बन गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि एक सर्कुलर मोशन बनाने की कोशिश करेगा, तो हम कहें कि ये अपने आप में एक रोटेशनल मोशन बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। अब रोटेशनल मोशन करेगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर में रोटेशनल मोशन कब पॉसिबल है। रोटेशनल मोशन के लिए एक सफिशिएंट और जो हमारे पास में कंडीशन है वो होती है कि इसके ऊपर में टॉर्क लगना चाहिए। जब तक टॉर्क नहीं लगेगा इसके अंदर में कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आ सकता। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ये मेरे पास में होता है आर एफ साइन थीटा, ये मेरे पास में इसका आर एफ साइन थीटा होगा। अब एक रोड है तो आपने, जब हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास को लेकर, तो एक रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पर रहता है भाई, ये आपने इसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ये बी एंड है, ये मेरे पास में ए एंड है। तो एक रोड का सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पर रहता है, उसके सेंटर के ऊपर में रहता है। तो ये मेरे पास में कहोगे कि इसका मास कहां पर है, ये mg इसका मास यहां पर लटका हुआ है, जो कि भाई इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा।
फोर्स तो लगेगी ना इसके ऊपर में, तो वो मास के कारण लगेगी। और एक रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर के अंदर में कंसंट्रेट रहता है। चलो अब ये सेंटर ऑफ मास की अगर ये फिक्स पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है, सुनते चलो अच्छे से, पॉइंटों को सुनते चलो, ये इस सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है भाई? पूरे इसकी लेंथ आप लोगों को गिवन है एल, यहां पर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर में एल आपको लेंथ गिवन है। अच्छा ये कितना हो जाएगा भाई? ये मेरे पास में L/2 हो जाएगा, यानी कि मेरा सेंटर ऑफ मास को ही तो रोटेट करना है भाई। ये पूरी रोड जो मूव करेगी इसका मतलब है कि उसका सेंटर ऑफ मास अपने आप में क्या कर रहा होगा? एक रोटेशनल मोशन ही तो कर रहा होगा, और पाथ को कंजर्व करता भी है। हमने इस चीज़ के बारे में सेंटर ऑफ मास के जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि ये एक्चुअल में घूमेगा कौन? सेंटर ऑफ मास घूमेगा। ये तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए कि बी एंड घूम कर जा रहा है, वो तो उसके साथ में जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास मेरे पास में घूम के जा रहा है। अच्छा अब देखो इसकी कहानी कि ये मेरे पास में टॉर्क जो फेस करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक आर चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। किसकी? जो मेरे पास में मास है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मेरे पास में ये आगे कितनी? L/2 आ गई है। अच्छा और F यहां पर कितना लग रहा होगा भाई? F आपको पता है कि मेरे पास में फोर्स इसको नीचे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसका खुद का मास रोड का। तो ये मेरे पास में है क्या? mg। और एंगल कितना है दोनों के बीच में? जो मेरे पास में लगने वाली फोर्स है नीचे, और ये मेरे पास में r है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देन इट विल बी इक्वल टू sin 90 मेरे पास में आ गया। अच्छा जी, ये कहानी मेरे पास में पहली इक्वेशन से हो चुकी है। इतना मुझे पता था जब मैं टॉर्क के बारे में पढ़ रहा था। अब दूसरी कहानी एक आपको और पता होना चाहिए कि यार अगर ये मेरे पास में मास यहां पर रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके पास में एक इनर्शिया भी होगा, एक इनर्शिया भी तो होगा उसके पास में। और जब हम टॉर्क, यानी कि जो टॉर्क उसके ऊपर में लगेगी, उसको इनर्शिया की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारे पास में इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और था कि टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंट एज आई इंटू में एल्फा। यानी कि जो मेरे पास में रोड है उसका कितना जो मेरे पास में इनर्शिया है वो, और जो मेरे पास में एल्फा यानी कि कितना उसका एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो बात करते हैं, उसको यहां पर हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको एक जानकारी और थी कि जब भी हम कुछ 8-10 मैंने आप लोगों को वैल्यूज लिखवाई थी कि जो मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक पर्टिकुलर रोड का, उसका वैल्यू होता है मेरे पास में रोड के अंदर में ml² डिवाइडेड बाई 3 होता है इसका भाई। रोड का जो मेरे पास में होता है इसकी इनर्शिया की वैल्यू होती है ml² डिवाइडेड बाई 3 होती है, और अल्फा मेरे पास में क्या आ गया? इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो दो टॉर्क की वैल्यू मेरे पास में आ गई। किस किस के कारण? एक आई मेरे पास में कि उसके वेट के कारण में कितना उसके टॉर्क लग रहा होगा, दूसरा जो टॉर्क आया है वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण में कितना लग रहा होगा। तो ml² डिवाइड बाय 3 इंटू में एंगल एक्सेलरेशन मेरे पास में अल्फा आ गया। अच्छा अब क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट सेम बॉडी के ऊपर में दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो यहां पर हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। sin 90 की वैल्यू मेरे पास में 1 होती है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज mgl डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई है। और इनर्शियल फॉर्म के अंदर में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ml² डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा की फॉर्म के अंदर में। तो यहां से मेरे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाई 2l। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। लेकिन क्या मेरे से एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया? जी नहीं, यहां पर पूछा गया मेरे से किसके बारे में? लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर में एक रिलेशन आपको पता होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन जो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कैन बी रिटन एज आर, जो मेरे पास में इसका रेडियस बनेगा, और अल्फा यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है मेरे पास में उसका हम यूज करते हुए चलते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर में मैं अल्फा की वैल्यू और इसको कंपेयर करता हूं तो ये एक मेरे पास में लीनियर और एंगुलर के बीच में एक रिलेशन निकल कर आता है। तो इसकी वैल्यू को कैसे पुट डाउन कर सकता हूं मैं? आर की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी? आर अभी आप लोगों ने देखा कि कितना था? L/2 था। सो दिस कैन बी रिटन एज L/2, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई? 2g डिवाइडेड बाई 2l आ गया। तो L से मेरे पास में L कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास में आंसर आएगा 3/4g। कहीं गलती होगी क्या? यहां पर मेरे पास में जो यहां पर ये ध्यान रखना है, जो आर यहां पर यूज कर रहे हैं ना, बेसिकली उस रोड की लेंथ को हम यहां पर यूज कर रहे थे। हम सेंटर ऑफ मास को नहीं, यहां पर एंगुलर के लिए हम पूरी लेंथ को यहां पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो होगा जो इसका एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन होगा बेसिकली इस पॉइंट का होगा, तो ये पूरी लेंथ मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो खाली एल मुझे यूज करना है भाई, इसका थोड़ा सा इसके अंदर में आप मॉडिफाई कर लेंगे। 2 यहां पर नहीं यूज करना है क्योंकि मैं पूरी लेंथ की बात करता हूं, पूरी लेंथ एक्सेलरेट कर रही ना, यहां से इसका मैं पॉइंट देखूंगा। जब मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं या फिर मैं इनर्शिया की बात कर रहा हूं तब मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से मतलब है, लेकिन जब मैं उसके लीनियर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो मैं उसके फाइनल एंड यानी कि जो बी एंड है या जो भी है उसकी मैं कहानी यहां पर ध्यान रखते हैं। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? दैट कैन बी एल,
तो ये जो L से L कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3g डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा मेरे पास में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। देखो कितना बेस्ट, थोड़ा सा आप लोगों को अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना था और आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है और इसके अंदर में क्या गिवन है भाई आप लोगों को, हाँ ये आपका फ्रीक्वेंसीज और इनसे रिलेटेड है ये, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। बेसिक हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन से ही, अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। चलो फ्रीक्वेंसी जब हमें कोई निकालने के लिए बोला जाता है तो इसमें पूछा गया है कि वायर के रिगार्डिंग इसने पूछा, यानी कि हार्मोनिक्स या कहीं ऑसिलेशन से लेकर हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें पूछा क्या, कहा क्या गया, ए वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी, यानी कोई वायर है मेरे पास में, उसकी लीनियर मास डेंसिटी यानी कि उसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी डेंसिटी मेरे पास में दी गई है 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -3 आप लोगों को दी गई है किलोग्राम पर मीटर, यानी कि हर मीटर में इतना वजन है उस वायर के अंदर में। स्टेच बिटवीन 2 रिजिड स्पॉट्स, 2 रिजिड स्पॉट्स हैं उनके बीच में इसको स्टेच कर दिया गया है। ऐसे कोई 2 रिजिड स्पॉट है, यानी कि रिजिड का मतलब है कि दोनों साइड से फिक्स है मेरे पास में, इस साइड से भी फिक्स है, विद ए टेंशन ऑफ 450 न्यूटन, यानी कि इस वायर के अंदर में एक टेंशन डेवलप हो गई है और टेंशन डेवलप हुई है वो कितनी हो गई मेरे पास में 450 न्यूटन इसके अंदर में टेंशन डेवलप कर दी गई है। द वायर रेजोनेट एट ए फ्रीक्वेंसी 420, इसकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर आपको दी गई है 420 आपको दी गई है। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पर तो यहाँ पर रेजोनेट कर रहा है, रेजोनेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ये जा सकता है, तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पहली इसने दी है, दूसरी बार कह रहा है कि एक बार दोबारा भी ये रेजोनेट कर सकता है इसे हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर में, और वो आपको दी गई 490 हर्ट्ज। अब इसका मतलब क्या है, इस हर्ट्ज से अगर समझो कि एक सेकंड के अंदर में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, 420 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। 490 का मतलब कि एक सेकंड के अंदर में 490 साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है, तो वो अपना रेजोनेट करेगा, यानी कि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो यहाँ पर मेरे को शो कर पाएगा, जो मैक्सिमम उसे जो भी हमें आउटपुट चाहिए होता है वो यहाँ पर दिखाएगा रेजोनेट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर में। यही हमारे पास में कहानी होती है। द सेम वायर रेजोनेट एट दिस फ्रीक्वेंसी, द लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर की लेंथ आप लोगों से पूछी गई है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना आसान में क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। तो ये FNth, ये आप लोगों को फॉर्मूला इसका पता है, क्या होता है भाई, n डिवाइडेड बाई 2L, कोई भी हार्मोनिक होता है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी मेरे पास में जनरेट होगी, कोई भी nth हार्मोनिक है, और ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई जो उसकी मेरे पास में लीनियर मास डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब क्योंकि मेरे पास में ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, किसी nth फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, अब यहाँ पर जो मेरे पास में यूज किया गया है उसके अंदर में आप लोगों का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट इज FNth n डिवाइडेड बाई 2L, L मेरे पास में लेंथ होती है, F यानी कि उसके अंदर में कितना टेंशन आया है, और म्यू यहाँ पर मेरे पास में क्या गिवन है, म्यू की वैल्यू आप लोगों को गिवन थी, मास डेंसिटी जो हम यूज कर रहे थे 5 × 10⁻³ आप लोगों को गिवन है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि पहला जो मेरे पास में जब इसका रेजोनेंस हुआ होगा, यानी कि जब ये वाइब्रेट किया होगा और इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई होगी, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ FN, दैट विल बी इक्वल टू 420। भाई मैं इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है, nth फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो n यानी कि मेरे पास में n की वैल्यू आ गई है, और ये हो गया 2L, और यहाँ पर टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू, मास डेंसिटी मेरे पास में आ गई है। अब कह रहा है कि दोबारा भी ये रेजोनेट कर रहा है, जब दोबारा भी रेजोनेट कर रहा है तो भाई n+1 जो होगा वहां पर कर रहा होगा ये, तो FN+1 बेसिकली इसके अंदर में दिया गया है, और कितनी है इसकी वैल्यू 490 आपको दी हुई है, तो n की वैल्यू मेरे पास में n+1 हो गया, लेंथ मेरे पास में वायर की वही रहने वाली है, टेंशन यहाँ पर हो गई है T डिवाइड बाई U हो गया, दोनों को आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में 2L से 2L कैंसिल हो गया, ये पोर्शन मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या आपके पास में, दिस इज 420 डिवाइडेड बाई 490, ये हो गया, और यहाँ पर क्या बचा n डिवाइड बाई n+1 मेरे पास में हो गया सोल्व। अब इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे और ये पूरी वैल्यूज इसके अंदर में निकालेंगे, तो आपके पास में जो आंसर आएगा, मेरे पास में जो आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.14। सॉरी, यहाँ पर जब इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लो यार, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर में जब अब इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 6। n की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गया 6, यानी कि जो उसका 6th हार्मोनिक है ना वो वहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। अब बेसिकली मुझे निकालना क्या था, मुझे वायर की लेंथ निकालनी है ना, और ये हमने यूज क्यों किया है, जो हमने 2 वैल्यूज मेरे पास में थी उनका हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि मुझे अपना nth निकालना था कि कहाँ पर वो वाइब्रेट कर रहा होगा, यानी कि कौन सा मेरे पास में n की वैल्यू रहेगी जिसका अगर मैं ऐड ऑन करता जाऊँ तो मेरे पास में वाइब्रेशन जो है वो एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी शो करते रहेंगे। तो n की वैल्यू मेरे पास में 6 आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर में आप इसको पुट डाउन कर दो, चाहे मैं पहली इक्वेशन के अंदर में पुट डाउन कर लेता हूं, तो यहां पर मैं इसको पुट करूंगा तो 420 दैट विल बी इक्वल टू
ये कहाँ गई, ये रही मेरे पास में इक्वेशन। n की वैल्यू मेरे पास में 6 आ गई है, 2 इंटू में l, और इसको आप रखेंगे t की वैल्यू कितनी है गिवन है भाई मेरे पास में, t की वैल्यू आपको गिवन है 450 डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 5 इंटू 10⁻³ आपको गिवन है। जब इस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि मुझे l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो l की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको जो आंसर इसके अंदर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.14 मिलेगा। जब इसको सोल्व करके देखना भाई आपका यही आंसर मिलेगा। तो 2.14 मिला है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर में कौन सा है, अप्रोक्सीमेटली 2.1 इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो 2.1 मीटर आपका राइट आंसर रहने वाला है। 97वां क्वेश्चन तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 98। अब 98 के अंदर में क्या गिवन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छे से समझना इसको कि क्या मेरे पास में दो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई थी मैंने जब पार्ट डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा था। तो कोई किसी के अंदर में जब इंटरफेरेंस वगैरह होते हैं तो दो तरह से मेरे पास में पार्ट डिफरेंस डेवलप हो सकता है। या तो मेरे पास में जो सोर्सेज हैं ये खुद एक पार्ट डिफरेंस उसके अंदर में डेवलप कर दें, भाई जो यहाँ से पाथ ये लाइट जो आई, एक को हमने पीछे रख दिया और एक को थोड़ा सा आगे रख दिया, तो इसके अंदर में एक पार्ट डिफरेंस डेवलप हो सकता है उसके रास्ते के कारण में। दूसरा पार्ट डिफरेंस कहाँ से डेवलप हो सकता है, दूसरा पार्ट डिफरेंस मेरे पास में यहाँ से डेवलप हो सकता है कि जो मेरे पास में सोर्सेज हैं ये खुद अपने आप में एक पार्ट डिफरेंस को क्रिएट करवा पाए, यानी कि इनके तरफ से जो लाइट जनरेट हो रही है वो लाइट जो है उनके अंदर में एक पार्ट डिफरेंस बना हुआ हो। तो दो रास्ते हो गए, एक तो रास्ते के कारण में, यानी कि एक मेरे पास में 1 मीटर पे रखा हुआ है और दूसरे से ये 2 मीटर पे रखा हुआ है, तो ये मेरे पास में डेवलप हो गया कितना, 1 मीटर का मेरे पास में पाथ लेंथ डेवलप हो गई है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि भाई ठीक है ये तो तुमने दोनों बराबर रख दी, ये तो आपने एकदम बराबर रख दी, ये भी 1 मीटर पर ये भी 1 मीटर पर, तो ये सोर्स है ना ये खुद अपने आप में एक जनरेट करवा पाए। तो यही क्वेश्चन, बस इतनी सी हिस्ट्री इस क्वेश्चन की आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई मेरा जो पार्ट डिफरेंस है वो रास्ते के कारण नहीं सोर्सेज के कारण में भी डेवलप हो सकता है। चलो अभी किस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके सॉल्यूशन की तरफ में अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, इन द फिगर्स ऑन 2 आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 एमिट लाइट एट वेवलेंथ दिस। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है दोस्त, अगर घबरा जाओगे ना तो क्वेश्चन आपका छूटेगा पक्का। जैसे मैं रीड कर रहा हूं बिल्कुल कूल माइंड से आपको रीड करना है क्वेश्चन को। इन द फिगर्स ऑन 2 आइसोट्रोपिक पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट मेरे पास में गिवन है S1 और S2, वैसे उनको मार्किंग करते चले जाओ अपने पेपर के अंदर में। सोर्स S1 इज लोकेटेड एट y = 640 नैनोमीटर। तो ये मेरे पास में दे रखा है कि ये मेरे पास कितना गिवन है, ये है 640 नैनोमीटर पर मेरे पास में है। अच्छा, एंड द सोर्स S2 इज लोकेटेड एट y = -640, यानी कि इसको ओरिजिन मान रखा है और ये मेरे पास में -640 पर है। नीचे ऐसा गिवन है कि ये मेरे पास में ऊपर 640 है और नीचे भी 640 है, बस इतना सा इसके अंदर में पॉइंट है, 2 S2 और S1। अब भाई दोनों बराबर दूरी पर हैं तो कोई भी मेरे पास में पार्ट डिफरेंस तो नहीं बनाएंगे ये। तो यहाँ पर मेरे पास में ये किसी एक पॉइंट पर जा रही है, लाइट एमिट कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट P1 पर जा रही है। अब दोनों ही मेरे पास में सोर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर हैं, तो कोई भी इसके अंदर में जो रास्ते के कारण में जो लाइट इसके रास्ते से गई है इनके बीच में डेवलप नहीं हुआ होगा, क्योंकि बराबर दूरी पर ये रहने वाले। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एंड द सोर्स एट पॉइंट P1 एट x = 720 नैनोमीटर, यानी कि ये दूरी आप लोगों को दी गई है 720 नैनोमीटर। जो पॉइंट P1 आपके क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि ये 720 मीटर मेरे पास में 720 नैनोमीटर पर है। द वेव फ्रॉम S2 अराइव अहेड ऑफ द वेव फ्रॉम S1। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डेवलप हो गया, जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया है कि जो मेरे पास में द वेव फ्रॉम S2 सोर्स, जो S2 सोर्स से निकली है, यानी कि सोर्स से निकली है, वो अराइव अहेड ऑफ द वेव फ्रॉम द S1, यानी कि वो पहले पहुंची है इस पॉइंट पर जो S1 से आ रही है। यानी कि अगर ये 1 सेकंड में पहुंच रही है तो ये मेरे पास में 1.1 सेकंड हो सकता है, 1.2 सेकंड हो सकता है, कोई भी टाइम मेरे पास में हो सकता है। तो भाई सोर्सेज ने अपने टाइम लिया, सोर्सेज ने अपना टाइम लिया। मान लो जब ये दोनों की वेव फॉर्म बिल्कुल सेम है, दोनों की वेव फॉर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन हुआ क्या कि इसने अपनी जनरेट कर दी ऐसे के ऐसे और दूसरे ने थोड़ा डिले देके फिर अपना एक वेव फॉर्म जनरेट किया। तो ये जो आ गया इनके बीच में इतना जो पार्ट डिफरेंस आ गया ना, यही हमारे पास में इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, जो भी इंटरफेरेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं इसको। फेज बाई ए फेज डिफरेंस ऑफ 0.60 पाई रेडियन, यानी कि इनके बीच में ये भी दे दिया गया है कि जो मेरे पास में रेडियन इसका पार्ट डिफरेंस रहा होगा, फेज डिफरेंस दिया गया है। बेसिकली इसके अंदर में आपको फेज डिफरेंस दिया गया है कितना, 0.600, और फेज डिफरेंस दिया गया है तो मैं पार्ट डिफरेंस उसका निकालना जानता हूं, उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है। कितने से हम कर देते हैं इसको, पाई बाई
लैम्डा बाई 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं इसका पाथ डिफरेंस भी निकाल लूंगा। चलो समझेंगे उसको क्वेश्चन को, पहले इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका समझ आया कि ये मेरे पास में कहानी होगी जिसको फेज डिफरेंस दिया है, क्योंकि हम क्वेश्चंस के अंदर में अपना फेज डिफरेंस ना यूज करके हम पाथ डिफरेंस की तरफ में जाते हैं, यानी कि लैम्डा के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये मैंने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर में करवाया हुआ है। व्हाट मल्टीपल ऑफ लैम्डा गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज एज द वेव्स अराइव्स एट पॉइंट P2 विच इज लोकेटेड 720 नैनोमीटर। अब कह रहा है कि लाइट मेरे पास में S2 सोर्स और S1 सोर्स से P2 पर आ रही है, तो आपको फेज डिफरेंस बताना है बेसिकली। भाई पहले तो आपका P1 पर जा रहा है, P1 पर जा रहा है तो हमें पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये पहला जो डाटा है इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस पहले वाले डाटा से मुझे ये पता लगेगा कि मैं ये सोर्स है और ये सोर्स है, जब ये लाइटें हैं यहाँ पर डाल रहे हैं, अपनी लाइट को एमिट कर रहे हैं, तो इनका फेज डिफरेंस बेसिकली सोर्सेज का मुझे फेज डिफरेंस था वो मुझे पता लग जाए तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ P2 पर जब लाइट जा रही होगी तो कितना पार्ट डिफरेंस यानी कि कितना फेज का डिफरेंस वहाँ पर रहने वाला है। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो इसके अंदर में आप देखो कि पहले तो मुझे ये कन्वर्ट कर लेना है कि जो ये भी यहाँ पर आप लोगों को गिवन था कि इसमें फेज डिफरेंस गिवन था उसको मुझे पार्ट डिफरेंस के अंदर में कन्वर्ट कर लेना है। तो पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास में, फेज टू पार्ट डिफरेंस आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा बाई 2 पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 0.600 पाई था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं लैम्डा बाई 2 पाई से, तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में कितना आया, दिस इज 2 से मेरे पास में कट गया, तो 0.3 लैम्डा डिवाइड बाई मेरे पास में और कुछ बनेगा नहीं, ये नीचे तो पाई 2 पाई कट चुका है, तो 0.3 लैम्डा यहाँ पर आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया पार्ट डिफरेंस के अंदर में, यानी कि दोनों सोर्सेज के अंदर में जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा उसका इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस है मेरे पास में 0.3 लैम्डा। ये अगर नहीं होता तो कोई भी इंटरफेरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव मेरे पास में इंटरफेरेंस नहीं बनता, ये पार्ट डिफरेंस का होना बहुत जरूरी था। तो ये मेरे पास में पार्ट डिफरेंस मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये इतनी कैलकुलेशन होने के बाद में मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ भाई, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, लंबा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर में अब आपको देखना है कि मेरे पास में फाई जो डिफरेंस है, यानी कि जो मेरे पास में फेज का डिफरेंस है पाथ का, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो S2P1 यानी कि मेरे पास में S2P2, ये लाइट जो है S2P2 पर जा रही है, मुझे सोर्सेज का तो पता लग गया कितना मेरे पास में डिफरेंस है, S2 to P2 आ गया मेरे पास में, और दूसरा S1 मेरे पास में P2, इन दोनों के ऊपर में लाइट जब जा रही है P2 पॉइंट के अंदर में जा रही है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लाइट को कितना टाइम लगे, लाइट को लग रहा है मेरे पास में जो मेरे पास में S2 से P2 पर जा रही है और S2 से S1 से P2 पर जा रही है, तो इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस होगा वही मेरे पास में क्या होगा, उसका बेसिकली फेज डिफरेंस होगा, जो यहाँ पर आप लोग P2 पर जब लाइट जा रही होगी तो कैलकुलेट करेंगे। तो S2P2 माइनस में S1P2 यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, तो S2P2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, तो इसके क्वेश्चन के अंदर में गिवन आपको, तो S2P2 की वैल्यू होगी मेरे पास में 640, क्योंकि नीचे से मेरे पास में 640 पर है, और दूसरा इसने दिया हुआ है कि मेरे पास में जो नेक्स्ट है S2P2, ये यहाँ तक की मेरे पास में होगी है 640, ये यहाँ से ऊपर तक की, क्योंकि पॉइंट जो P2 वो कितने दूरी पर ऊपर, यहाँ पर पॉइंट आपका ऊपर है 720 गिवन है, ये दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर में 720, और नीचे S2 से ये आएगा तो ये 640 पर भी तो है भाई नीचे से, तो टोटल मेरे पास में 640 प्लस में 720 यहाँ पर आ गया, कौन सा S2P2 माइनस, अब नीचे क्या कौन सा पॉइंट रहेगा मेरे पास में, टोटल कितना है P2 पॉइंट, ये टोटल दूरी मेरे पास में कितनी हो गई है, ये P2 पॉइंट मेरे पास में 720 हो गया, और S1 पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर है, वो मेरे पास में 640 दूरी पर। तो मुझे निकालना क्या, बेसिकली मुझे ये पता होना चाहिए कि P2 और S2 के बीच में दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 720 माइनस कितना कर दें, यहाँ पर हम 640 कर दें, तो मुझे ये लेंथ में पता लग जाएगी S1P2 की। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 720 से 720 चला जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास में ये हो जाएगा 640 प्लस में 640, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 1280 आ गया, ये 1280 आ गया। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं इसको लैम्डा की फॉर्म में अगर यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो यहाँ पर हमारे पास में 1220 जो मेरे पास में पाथ लेंथ आई है, क्योंकि मुझे इसको फेज की फॉर्म में पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास में फेज डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1280 कितनी मेरे पास में वेवलेंथ थी 400 और इंटू में लैम्बडा, तो ये मेरे पास में आ गया है। इसका जो पाथ डिफरेंस है उसको मैं फेज डिफरेंस है उसको पाथ लेंथ के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3.2 लैम्बडा मेरे पास में आ गया। अच्छा, अब पहले मेरे पास में कितना था, जो लैम्बडा इसका आ रहा था, जो उनका सोर्सेज का आ रहा था, दैट वाज 0.3 लैम्बडा, और अभी मेरे पास में कितना है इनका डिफरेंस 3.2 मेरे पास में लैम्बडा आ गया। तो ये पार्ट डिफरेंस अगर हम माइनस कर देंगे तो बेसिकली हमें ये पता लग जाएगा कि जो दो सोर्सेज हैं वहां से वेव जो अराइव हो रही है उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। तो यहां पर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.2 लैम्बडा माइनस में 0.3 लैम्बडा, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.9 लैम्बडा के आसपास में आएगा। और ये क्या आएगा मेरे पास में, जो इसका फेज डिफरेंस यहाँ पर आपके पास में आंसर में मिलने वाला है। तो यहाँ पर कहीं आंसर इसका ये रहा, जो फेज डिफरेंस आया है 2.9 लैम्बडा यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 98। चलो अब आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ में। 99 नंबर क्वेश्चन है। तो 99 नंबर की जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है और अच्छे से आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, उसके बाद में मैं आपके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन जरूर डेवलप कर दूंगा। क्योंकि जब तक मेरे को ये आइडिया नहीं होगा कि भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, यार आपको कितना रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तभी तो आप लोगों के साथ में मेहनत करने का कोई फायदा है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको जरूर सोल्व करवाऊंगा। बस सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स और मेरे को ये बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। और बाकी मैंने बताया कि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। जो भी सीट्स आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका पीजीटी एग्जाम बहुत ईजिली क्रैक कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें मैं आगे के क्वेश्चंस को डील करूंगा। बस आप लोग मुझे ये जरूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए।